तो वहीं बारिश के मौसम में जहां हरियाली और ठंडक लोगों के लिए राहत लेकर आती है, वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी ये मौसम पीड़ा और बेबसी की तस्वीर बनकर सामने आता है। दरअसल जमुआ रामगढ़ की ग्राम पंचायत है बिरासना। यहां के शंकरपुरा गांव में 90 साल की बादामी देवी का निधन बीमारी से हो गया, लेकिन गाँव वालों को दुख और ज्यादा तब हुआ जब अंतिम यात्रा भी नरक जैसी मुसीबत बन गई। गांव से शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कीचड़ दलदल से भरा हुआ कच्चा रास्ता है। लोग शव को कंधों पर उठाकर जलाशयों, कीचड़ और गड्ढों से होते हुए लेकर के गए। इस गांव में आज भी आजादी के इतने साल बाद भी पक्की सड़क या शमशान तक पक्का रास्ता नहीं है, जो विकास की पोल खोल रहा है। बरसात में हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि एम्बुलेंस तक गाँव नहीं पहुंच पाती। इलाज के वक्त भी कहते हैं कि बादामी देवी को इन्हीं मुश्किलों का सामना अपने जीवन में करना पड़ा था। बीमारी की हालत में भी इन रास्तों से होते हुए उन्हें अस्पताल ऐसे बिना वाहन के ले जाना पड़ा था। उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी और मरने के बाद भी ये तकलीफ उनकी काया का पीछा छोड़ती दिखाई नहीं दी। अब उनकी अंतिम विदाई भी इसी दलदल से होकर के गुजरी। 1-2 किलोमीटर पानी के माई और जो सब यात्रा लेर गया था साहब जी में गोटा गोटा तक जो पानी की चल रही है भरियो छो बड़ी मुश्किल सुई छे जो मतलब उनको माइन लेर गया था। और 2-3 आदमी तो जो बुजुर्ग आदमी था वो कीचड़ के मायने फिसल फिसल गिर भी गया थे। बहुत ही तगड़ी समस्या से गए लगी थी। तो वहीं प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश ने अजमेर, दौसा, बूंदी के साथ ही कई जिलों में तबाही मचा दी है। इसके बाद प्रशासन के दावों की पोल खुलकर के सामने आ गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। अजमेर में शुक्रवार को हुई तेज बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। कुछ ही घंटों की बरसात ने शहर को मानो जैसे जल सैलाब में डुबो दिया। सबसे पहले रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए, जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में हालात इतने खराब हो गए कि पानी टिकट काउंटर तक भर गया। रेलवे ट्रैक और वेटिंग रूम के एरिया में भी जल भराव होने से यात्री परेशान होते रहे और प्रशासन सोता रहा। अजमेर अनासागर झील से जाने वाला पानी और मूसलाधार बरसात से दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियों में भी पानी घुस गया। रहवासी घंटों तक पानी निकालते और सामान बचाने में लगे रहे। कॉलोनियों में नालों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी घरों और दुकानों में घुस गया। देखिए, बारिश का भी मुसलधार हुई है यहाँ पे अजमेर के अंदर। मौसम भी सुहाना हो रहा है और इस सुहाने मौसम में बहुत सारे लोग गिरे हैं। हर जगह गड्ढे हो रखे हैं, हर जगह खुदाई हो रखी है। प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसको लेकर। आप सबको मालूम था कि सावन का महीना आता है, बारिश पड़ती है, मानसून आने वाला है और इसको लेकर कुछ तैयारी नहीं की रखी है। हर जगह नाली चेकआउट हो रखी, पड़ रखी है। हर जगह इतना गंदा पानी बहता है। लोग धार्मिक स्थल दरगाह के अंदर आते हैं 5 महीने में कि पूजा पाठ करेंगे और इतने गंदे पानी से निकलते हैं। बीकानेर जिले में बरसात के बाद हालात बिगड़े हुए नजर आए। श्री डूंगरगढ़ में बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। एक और जहां मुख्य बाजार पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, वहीं हॉस्पिटल सहित दुकानों में पानी भर गया। जोधपुर में भी मौसम बदला और बादलों की आवाजाही के बाद तेज बरसात हुई और सड़कें दरिया बन गई। शहर में हर जगह पानी ही पानी नजर आया। तो वहीं सिरोही के रेवदर उपखंड मुख्यालय समेत आसपास के गांव में शनिवार रात से बरसात का दौर जारी रहा। रविवार सुबह तक हुई बरसात के कारण क्षेत्र के कई जगहों पर जल भराव हो गया। उपखंड क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 16 mm बरसात दर्ज की गई और गांव टापू की तरह दिखने लगा। हालांकि बरसात बंद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दौसा में लगातार बारिश का दौर जारी है। रविवार सुबह से ही जिले भर में बरसात हो रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर लालसोट में देखने को मिला, जहां शनिवार रात आई तेज बरसात के बाद लालसोट की सड़कें दरिया बन गई और निचले इलाके जलमग्न हो गए। बरसात इतनी तेज थी कि घरों में पानी भर गया और लोग रात भर अपने घरों से पानी निकालते रहे।
सुबह से हो रही भारी बरसात ने कोटा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हालात खराब कर दिए। एक ओर खेतों में पानी भर गया, दूसरी ओर शहर में जल भराव जैसे हालात बन गए। कोटा की रक्तिया भैरूजी मंदिर में पानी भर गया। वहीं कुछ लोग रविवार होने से पिकनिक स्पॉट पर बारिश का लुत्फ उठाते भी नजर आए। बूंदी शहर सहित आसपास के जिले भर में बारिश का सुबह से ही दौर देखने को मिला। झमाझम बरसात होने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जिले में यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई। प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं नागौर के संजय कॉलोनी में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये फुटेज वायरल हो रहा है और बेहद ही डरावना भी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक सड़क पर जा रहे थे। पीछे से कार आती है जिसने टक्कर मारी और कुचलते हुए आगे बढ़ गई। एक युवक की मौत हो गई मौके पर, दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद यह आरोपी कार चालक मौके से कार लेकर के फरार हो गया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना के बाद वहीं घायलों को नागौर के जेलन अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। एक घायल की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है। उधर जोधपुर पुलिस ने शहर में गोवा की तर्ज पर जुए के बड़े अड्डे का पर्दाफाश किया है। ये रिपोर्ट देखिए। फार्म हाउस बना जुए का अड्डा। गोवा की तर्ज पर ड्रग्स का खेल। नशे के ठिकानों पर पुलिस की रेड। मुंह छिपाते युवाओं की ये तस्वीर गोवा, मनाली या किसी ऐसी जगह से नहीं आई जहां पार्टीज आम होती हैं। ये तस्वीर है जोधपुर शहर के एक फार्म हाउस की। तस्वीर देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि ये लोग कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे, जिनकी वजह से इसे मुंह छिपाना पड़ जाए। पुलिस ने गोवा की तर्ज पर चल रहे इस हाई प्रोफाइल राउंड टेबल जुआ घर पर छापा मारा, जहां शराब, हुक्का और अफीम का भी धड़ल्ले से सेवन किया जा रहा था। जो मुखबिर की इत्तला पर सूचना मिली कि एक फार्म हाउस में बोनर डाल के फार्म हाउस में बड़े स्तर पर एक जुआ सट्टा चल रहा है, जिसमें काफी लोग हैं। और इस इत्तला पर श्रीमान सीपी साहब, जोधपुर कमिश्नरेट श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट राजऋषि जी वर्मा साहब, डीसीपी हेडक्वार्टर साहब, एडीसीपी साहब निशांत जी और एसीपी साहब आनंद जी के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में ये जो जोधपुर पुलिस की टीम ने वहां पर दबिश डाली। पुलिस की टीम ने छापा मारकर 50 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। छापे के दौरान भारी मात्रा में लाखों रुपए कैश और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। इतना ही नहीं, जुए के कॉइन, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच, लग्जरी गाड़ियां बरामद की। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया गया। लगभग 50 आरोपी पकड़े गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामग्री मिली, जिसमें मैं विवरण बताना चाह रहा हूँ। 5,69,000 रुपए तो नकदी मिली, लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के कॉइन्स मिले, जो कि सट्टे के अंदर काम मिल जाते हैं। और इसके अलावा 63 मोबाइल मिले, और इसके अलावा जो है वहां पे 23 लग्जरी गाड़ियां, 9 हुक्का बार, 9 हुक्का जो उसके साथ में फ्लेवर और जो पाइप्स वगैरह हैं वो मिले, और 2 स्मार्ट वॉच। कुल मिला के भारी मात्रा में सब चीजों के मिलने के अलावा 91 ग्राम अफीम का दूध भी मिला। जुए का ये अड्डा शहर के बाहर एक फार्म हाउस में संचालित किया जा रहा था, जहां आने जाने के लिए महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। बताया जा रहा है कि गैंग लंबे समय से शहर में सक्रिय था और बाहरी राज्यों के लोगों का भी इसमें आना जाना था। पुलिस मामले में आयोजकों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है।
जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। डीडवाना कुचामन इलाके में बजरी माफिया का आतंक अब दिख रहा है। यहां पर 3 युवकों पर उन्हें मारने की कोशिश करने की बात सामने आ रही है। डंपर चढ़ा करके 3 युवकों को गंभीर चोटें आई है। बजरी से भरे डंपर ने पहले गायों को कुचल दिया। गायों को भी बजरी माफिया नहीं बख्श रहे हैं, न इंसानों को। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बजरी माफिया डीडवाना कुचामन में पूरी तरह से बेलगाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए इस घटना के बाद रास्ता जाम कर दिया। डंपर चालकों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पुलिस भी पहुंची। देर शाम की घटना बताई जा रही है। बहरहाल तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। यहाँ बजरी डंपर वालों को थानेदार जी को सूचित किया कि अवैध बजरी डंपर चल रहे हैं, हमारे गाँव वालों को समस्या है। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अवैध बजरी डंपर चालक ने लापरवाही करते हुए तेज स्पीड में 3 गायों को कुचल के मार डाला। जब गांव वालों ने उसको रुकवाने की कोशिश की तो गांव वालों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। आज 3-4 गांव वाले इंजर्ड हो गए, यहाँ भर्ती है नावा हॉस्पिटल में। उसके बाद में हमें गांव वालों ने नावे थाने में जो धड़े का प्रॉब्लम है उसमें कॉल किया, सीआई साहब को कॉल किया, एसडीएम साहब को कॉल किया था, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमने विजय सिंह जी को कॉल किया, हमने उनके लड़के को कॉल किया, पूरे गाँव वालों ने कॉल किया कि आज नावा में क्या घटना हो रही है। ये अवैध बजरी माफिया पनप के गाँव वालों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, गाँव वालों को मार रही है। बस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश तंवर फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश, पहले रियाबड़ी के इलाके से बजरी माफिया के आतंक की तस्वीरें सबने देखी और अब इसी इलाके से एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें नावा के इलाके से आ रही हैं। क्या जानकारी इसे लेकर के? जी बताना चाहूंगा कि नागौर के रियाबड़ी में पिछले लंबे समय से लीज धारकों को लीज को बंद करने के लेकर ग्रामीण लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज डीडवाना कुचामन जिले के नावा के अंदर भी अवैध बजरी माफियाओं का आतंक देखने को सामने मिला है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी माफिया के जो ट्रक है वो गाँव में से स्पीड से निकलते हैं और आज शाम को भी नावा के उलाना गाँव के अंदर तेज रफ्तार से निकल रहे एक डंपर ने पहले 3 गायों को कुचल दिया, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने डंपर को रुकवाने का प्रयास किया था, जिसके चलते डंपर चालक ने उनके ऊपर भी डंपर चलाने का प्रयास किया। किसी की गिरफ्तारी हुई है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? प्रकाश जी अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर है, बल्कि उधर ग्रामवासी भी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और रास्ता जाम कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मारपीट और बवाल की 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की होगी, जहां पर छात्रों के 2 गुटों के बीच में आपस में विवाद हुआ, मारपीट की घटना सामने आई। यह घटना 9 जुलाई को न्यू कैंपस लैंग्वेज विंग की बताई जा रही है। इसमें एक छात्र नेता रविंद्र चौधरी ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट को लेकर केस दर्ज करवाया है। जबकि दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है टोंक की। हर जगह बदमाशों के हौसले बुलंद है। आप देखिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सरेआम है। ये टोंक की तस्वीर ध्यान से देखिए, देवली इलाके की तस्वीर, जहां पर रोडवेज के बस ड्राइवर कंडक्टर पर कार सवार बदमाशों ने सरेआम लाठी डंडों से हमला किया और धावा बोलते उनके साथ जमकर मारपीट किए। सवारियों में दहशत फैल गई। मारपीट में ड्राइवर कंडक्टर घायल हुए हैं। केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस अब जांच की बात कर रही है। 2 तस्वीरें बताती है कि कानून व्यवस्था को बदमाश किस तरीके से खुलेआम बेखौफ होकर चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। और अब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कल फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार एसआई भर्ती केस में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है अंतिम चरण में, और अब ये कल भी सुनवाई होगी। सोमवार को भी चयनित पक्ष के वकील अपनी दलील देंगे इस भर्ती को लेकर के। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई चल रही है। सफल अभ्यर्थियों की ओर से वकील ए.के. शर्मा का पक्ष कोर्ट जानेगा। सरकार की तरफ से भर्ती के दस्तावेजों पर भी बहस होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी वकील मौजूद होंगे और याचिकाकर्ता जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भारी तादाद पर नकल, फर्जीवाड़ा और पेपर लीक मामले को लेकर के इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की याचिका लगाई है, उनके वकील भी मौजूद रहेंगे।
तो वहीं भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर सियासी घमासान प्रदेश में जारी है। एक तरफ जहां सरकार पारदर्शिता, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए चुनौती भी दे रही है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस राज्य में हुई पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े की आशंका पर अभ्यर्थियों ने खुद 900 संदिग्धों की सूची सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही जांच शुरू कर दी। इसके बाद कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। पीटीआई भर्ती 2022, अब तक 200 एफआईआर, 185 कर्मचारी बर्खास्त। ओपीजेएस, जेएस, यूनिवर्सिटी के संचालक, रजिस्ट्रार गिरफ्तार। शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 30 छात्रों के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में केस दर्ज, जांच जारी। कांग्रेस शासन में आयोजित एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें मिली थी। एसआई भर्ती 2021 बीजेपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की। अब तक 60 गिरफ्तार, 50 एसआई बर्खास्त। 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। जल्दी 6 और प्रशिक्षुओं की गिरफ्तारी की संभावना। कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए, उस पेपर लीक के क्या किया आपने? हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और यह डबल इंजन की सरकार है। सीएचओ भर्ती 2022 पेपर लीक के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2023 में परीक्षा रद्द कर मार्च 2024 में दोबारा परीक्षा करवाई। 14 मई 2022 को 111 पदों पर हुई ये परीक्षा भी कांग्रेस शासन में हुई थी, जहां शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित की। अब 25 जुलाई 2025 को रोजगार मेले में चयनितों को नियुक्ति दी जाएगी। पिछले 1.5 साल में 69,000 सरकारी नौकरियां दी गई। 1,88,000 पदों पर पारदर्शी भर्ती। पहली बार भर्ती परीक्षा कैलेंडर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तेजी। विवादित भर्तियों की कोर्ट में मजबूती से पैरवी। स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए सिलेबस संशोधन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक, फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार जैसी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। यदि इनको पेपर लीक पर कोई कार्रवाई करनी थी तो अब से पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर 6 पेपर लीक हो गए, लेकिन इनसे राज्य वो संभल नहीं पा रहा है। एसआई भर्ती पर कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। जो लोग एसआई भर्ती पर उंगलियां उठाते थे, आज वही अपने आप को यू टर्न लेने पर मजबूर है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला है। राजस्थान में जो अराजकता स्थिति यानी पैदा की गई है, वो इनसे संभल नहीं पा रही है, और राजस्थान प्रदेश के अंदर आज पूरे की पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हालात हद बद से बदतर है, वो होते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और लीकेज सिस्टम को खत्म करने की बजाय उसे ढकने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का सवाल है कि एक-एक भर्ती को लेकर अलग नीति क्यों है और पूरी भर्ती प्रणाली का फेयर ऑडिट क्यों नहीं करवाया जा रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कल फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार एसआई भर्ती केस में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है अंतिम चरण में, और अब ये कल भी सुनवाई होगी। सोमवार को भी चयनित पक्ष के वकील अपनी दलील देंगे इस भर्ती को लेकर के। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई चल रही है। सफल अभ्यर्थियों की ओर से वकील ए.के. शर्मा का पक्ष कोर्ट जानेगा। सरकार की तरफ से भर्ती के दस्तावेजों पर भी बहस होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी वकील मौजूद होंगे, और याचिकाकर्ता जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भारी तादाद पर
नकल, फर्जीवाड़ा और पेपर लीक मामले को लेकर के इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की याचिका लगाई है। उनके वकील भी मौजूद रहेंगे। नागौर से खबर मिल रही है, जहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पर जोरदार हमला बोला है और वो भी बकाया बिजली बिल को लेकर के। हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के आवास का 2 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है। सवाल पूछा कि क्या ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन भी अब काटेंगे। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दरअसल कुछ ही दिनों पहले हनुमान बेनीवाल के आवास की बिजली का बिल बकाया होने के चलते काट दी गई थी। इसके बाद से ही अब लगातार राजनीतिक सरगर्मियां गर्म हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड स्थित सरकारी बंगले का जो बिजली का बिल है वो 2,17,428 रुपए का बकाया है। और उन्होंने लिखा है कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे नागौर स्थित सांसद कार्यालय का बिजली कनेक्शन सेटलमेंट प्रक्रिया में होने के बावजूद आपने कटवा दिया। क्या अब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कनेक्शन भी काटेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं ऊर्जा मंत्री को भी कहना चाहता हूं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रकाश तंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या है पूरा मामला, हनुमान बेनीवाल का ये एक्स पर इस तरह की पोस्ट? जी बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले नागौर सांसद के नागौर स्थित कार्यालय का बिजली का बिल लंबे समय के बकाया चलते के कारण काट दिया गया था, जिसपे आज हनुमान बेनीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट करके बताया कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड स्थित बंगले का भी बिल 2 लाख से ऊपर बकाया चल रहा है। ठीक है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए उनसे पूछा कि मेरा जो नागौर स्थित सांसद कार्यालय था उसका कनेक्शन जो काटा था वो सेटलमेंट प्रक्रिया के दौरान विचाराधीन चल रहा था, लेकिन अब जो ऊर्जा मंत्री का जो बिल है वो भी 2 लाख से ऊपर है, तो क्या अब उनका भी बिल काटा जाएगा, कनेक्शन काटा जाएगा? जी, लेकिन प्रकाश, क्या कोई सरकार की तरफ से, हीरालाल नागर की तरफ से कोई सफाई आई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद ऊर्जा मंत्री के अस्पताल रोड वाले सरकारी बंगले का जो बिजली का बिल है वो 2 लाख से ज्यादा का बकाया चल रहा है? जी, अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपने एक सोशल मीडिया जो अकाउंट्स पर एक पोस्ट किया, उस पर बाकायदा उसका एक बिल भी पोस्ट कर रखा है, जिसमें उन्होंने ये जैसे विद्युत वितरण निगम का एक जो बिल है वो उन्होंने पोस्ट किया है। उस पर श्री हीरालाल नागर का नाम दिखाया जा रहा है और उस पर जो बकाया चल रहा है वो भी ड्यू है डेट, वो 17/7/2025 तक 2,17,428 रुपए का बकाया बिल दिखा रहा है। बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए और अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल इस पोस्ट के बाद से राजनीति गर्मा गई है।